दोस्तों फाइनली आज मैं आपके सामने लेकर आया दोस्तों जियोग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट वन शॉट क्वेश्चन, जो दोस्तों आपके पेपर के अकॉर्डिंग टॉप ऑफ द मस्ट बनेगी। और अगर हाँ आप चाहते कि सर मुझे शॉर्ट क्वेश्चन में सारा क्वेश्चनों का आंसर सॉल्व करना है, तो आपके लिए ये वीडियो मस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको देहाती भाषा में दोस्तों बताने की कोशिश करूंगा। आइए सर, मैं आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं सर, गौर से सुनिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन है सर जनसंख्या घनत्व, यानी सर हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी से आपको क्या समझ में आता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था सर कि पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर एरिया में जितने सारे व्यक्ति निवास करते हैं उसे हम लोग जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। क्या दादा, क्या बोलेंगे भाई? तो बोलेंगे सर 1 किलोमीटर इकाई क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं भाई। ठीक है, आइए सर आंसर पे बात करते हैं। सर उत्तर की अगर हम बात करें तो किसी इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। क्या बताएं सर? एकदम सिंपल से मेरे दोस्तों, मजा के साथ देखिए, मजा आएगा आपको भी। किसी इकाई क्षेत्र में रहने वाले, कोई भी इकाई क्षेत्र है, मान के चलिए दोस्तों ये हमारे इकाई क्षेत्र में, इसमें रहने वाले लोगों की संख्या को हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। साथ ही साथ आप ये भी डिफिनेशन दे सकते हैं सर कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में जितने सारे व्यक्ति निवास करते हैं इसे हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। साधारण भाषा में याद रखिएगा। आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है भाई कि जनसंख्या प्रवास से आपका क्या तात्पर्य है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप समझिए मेरे बात को, प्रवास का मतलब क्या होता है। दोस्तों प्रवास का मतलब होता है कि जब एक व्यक्ति, जी हाँ, एक व्यक्ति उठकर घर द्वार छोड़कर जब दूसरे स्थान पर जाकर के बस जाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं भाई क्या, प्रवास। जैसे दोस्तों लड़की लोगों का प्रवास सिर्फ शादी के समय होता है। क्या दादा? लड़की लोगों का प्रवास जियोग्राफी के अनुसार हमारा सिर्फ एक टाइम होता है, शादी के समय, है ना भाई। और लड़का लोगों का प्रवास, ना पूछो दादा, बड़ी तकलीफ रे। लड़का लोगों का जिंदगी में बड़ी तकलीफ दादा। पहला दोस्तों कमाने के लिए जाओ तो बाहर, कोई तकलीफ हो तो हॉस्पिटल में दौड़ाई हो तो लड़का, सब क्षेत्र में लड़का। और नाम रोशन होता है किसका दादा रे? लड़की लोगों का। किसका भाई? लड़की लोगों का। ठीक है, तो आइए सर जनसंख्या प्रवास का मतलब क्या होता है, एकदम मैं जैसे आपको बता रहा हूं वैसे आपको डेफिनेशन देना है। जनसंख्या प्रवास एक ऐसी स्थिति होती है जब लोग अपने मूल निवास स्थान से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं। याद रखिएगा, जनसंख्या प्रवास आपको एकदम देहाती भाषा में याद करना है। जनसंख्या प्रवास एक ऐसी स्थिति होती है जब लोग अपने मूल स्थानों को छोड़ करके जब किसी अन्य स्थानों में जाकर के बस जाते हैं, इसे हम लोग प्रवास कहते हैं। समझ गए भाई? प्रवास किसे बोलते दादा? तो जब कोई व्यक्ति अपने मूल स्थानों को छोड़ करके जब किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं भाई दादा क्या रे? मूल्य प्रवास। क्या बोलेंगे सर? हमारा जनसंख्या प्रवास। आशा करियो रे भाई हमारे बहन कि तूने हमारे बतवा बुझ गया दादा। अब आते हैं सर आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति। आपके पेपर में 100 नहीं 1000% की गारंटी है पेपर में आएगा। चाहे आप सोशियोलॉजी लिए हैं, चाहे आप पॉलिटिकल साइंस लिए हैं, चाहे आप जियोग्राफी लिए हैं, आपके पेपर में तीनों सब्जेक्ट में भर भर के क्वेश्चन आएगा। इस बात को याद रखेगा। ए दादा, हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुआ था, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। हरित क्रांति में सफल राज्य कौन था? पंजाब, हरियाणा। कौन सा फसल पर ध्यान दिया गया? तो बताएंगे सर हमारा गेहूं पर। याद रखिएगा भाई, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है सर? तो बताएंगे सर डॉक्टर एस एम स्वामीनाथन। ठीक है, आइए सर, आइए सर हरित क्रांति के बारे में आपसे पूछा गया, सुनिएगा मेरे भाई। कृषि उत्पादन में तेजी बढ़ोतरी करने के लिए की गई तकनीकी और शोध विकास की प्रक्रिया को हरित क्रांति कहते हैं। मेरे बात को थोड़ा गौर से सुनिएगा तो मेरे भाई आपको बहुत ही प्यारा तरीके से समझ में आएगा। जब हमारे देश आजाद हुई दोस्तों तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी। क्या दादा? हमारे देश जब 1947 में जब आजाद हुई और 1950 को जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ, उस समय हमारे देश की स्थिति बहुत ही खराब थी। और हमारे दिग्गज नेताओं का कहना था हरित क्रांति की शुरुआत करो अगर खाद्य फसल में वृद्धि करना है।
ठीक है। तो कृषि उत्पादन में तेजी से बढ़ोतरी करने के लिए की गई तकनीकी और शोध विकास की प्रक्रिया को हरित क्रांति कहते हैं। सीधा सीधा याद रखेगा कि कृषि के क्षेत्र में व्यापक वृद्धि करने के लिए जिस प्लानिंग का तैयारी हुई थी उसी को हम लोग हरित क्रांति बोलते भाई। एकदम दोस्तों देहाती भाषा में याद रखिए दादा, आगे कुछ नहीं करना भाई, ठीक है। जल प्रदूषण से होने वाली किन्हीं दो बीमारी का नाम बताइए। जल प्रदूषण से मेरे दोस्तों दो बीमारी का नाम पूछा गया, मैं चार बीमारी लेकर आया हूं ताकि दोस्तों आपको याद रहे। टाइफाइड बुखार, दूसरा हैजा, और तीसरा हमारा हेपेटाइटिस ए। तीन को लेकर आया भाई। आपके एग्जाम में दो ही को आएगा भाई, जैसे दो रोपण फसल का नाम लिखे, दो नकदी फसल का नाम लिखे, दो खरीफ फसल का नाम लिखे, दो ही आएगा तो कम से कम दो चार को आपको याद होना चाहिए भाई, ठीक है ना। तो टाइफाइड बुखार, हैजा, हेपेटाइटिस ए, याद रखिएगा। रसगुल्ला हमारा टाइफाइड हमारे पानी से होने वाला बीमारी है, हैजा हमारा पानी से होने वाला बीमारी है, हेपेटाइटिस ए पानी से होने वाला बीमारी है, ठीक है भाई। चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है भाई, जल संभर प्रबंध के कोई दो उद्देश्य बताए। और आज मैं ऑफलाइन के स्टूडेंट्स को यही बता रहा था और मैंने कहा था दोस्तों ये क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगा नहीं, छप चुका है दादा, याद रखिए भाई अमर बहन तो नहीं अमर बतवा। देखिए जल संभर प्रबंध के कोई दो उद्देश्य लिखे भाई। पहला भूमि और जल के प्राथमिक स्रोतों का विकास, दूसरा द्वितीय संसाधन जैसे हमारा द्वितीय संसाधन जैसे पौधे और जानवरों का उत्पादन इस तरह से करना कि स्थिति का असुंदर ना हो। अब थोड़ा सा दोस्तों जल संभर प्रबंध क्या है मैं आपको साधारण भाषा में बता रहा हूं, प्लीज आप लोग सुनकर जाइएगा, मजा आएगा। ए दोस्तों अगर मैं आपको बात करूं गौर से सुनिएगा मेरे दोस्तों, ये पानी की धाराएं बह रही है भाई, ये पानी बह रहा है दोस्तों, ये पानी बह रहा है भाई, ये सारे पानी जो बह रही है ना दादा, ये सारे पानियों को मैं क्या कर रहा हूं भाई कि बर्बाद ना हो भाई, ये सारे पानी नष्ट ना हो, इस कारण से मैं सारे पानी को निचोड़ के एक तालाब में मैं दोस्तों क्या करता भाई डाल देता हूं। क्या दादा रे, एक तालाब में डाल देता हूं, या एक नदी में मैं डाल देता हूं, या एक कुएं में डाल देता हूं, या एक नहर में जाके डाल देता हूं। जब दोस्तों पानी को हम लोग नष्ट होने से बचाते हैं और इसे भविष्य के लिए संचित रूप में इकट्ठा करके रखते हैं तो इसे हम लोग जल संभर प्रबंध बोलते भाई। क्या बोलते दादा, इसे हम लोग जल संभर प्रबंध बोलते हैं। आशा करियो रे भाई अमर बहन कि तोहनी हमारे बतवा बुझल पार गली। आपसे मैं जल संभर के बारे में बताया पर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था भाई, जल संभर प्रबंध के बारे में पूछा था। अभी जो मैंने बताया कि विभिन्न क्षेत्र में बहते हुए पानी, देखिए 5 उंगली पानी बह रहा है बह रहा है बह रहा है बह रहा है, बहने दो भाई, इन सारे पानी को मैं खींच कर लाऊंगा, इन सारे पानी को दोस्तों मैं खींच कर लाया और एक तालाब में दोस्तों घुसा दिया हूं या एक नदी में जाके घुसा दिया हूं। तीसरे हम लोग बोलते हैं जल संभर प्रबंध, याद रखिए भाई, इसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, जल संभर प्रबंध, ठीक है। आप यहां पे पूछा गया दोस्तों जल संभर प्रबंध के दो उद्देश्य बताए, क्यों करते भाई। ए भाई दादा हम पानी को इकट्ठा करके क्यों रखते भाई, अरे किस कारण से पढ़ाई कर रहे हो आप, ताकि आपका भविष्य अच्छा हो, ताकि आप कल दिन जाकर के नौकरी चाकरी लेकर के एक सुंदर सा लड़की आपको मिल जाए, यही चाहते हैं ना भाई, हाँ यही चाहते हैं ना कि कल दिन पढ़ लिख के मुझे एक नौकरी मिले और हम अपने मनपसंद से जिस लड़की की ओर इशारा करें वो लड़की मेरा होना चाहिए, यही लिए पढ़ाई करना चाहते हैं ना। मेरे बात को सुनिए, यही इसीलिए करना चाह रहे हैं ना। तो मेरे दोस्तों आपका कोई ना कोई उद्देश्य है भाई, आप पढ़ाई कर रहे हैं कोई उद्देश्य होगा, आप अभी मेहनत कर रहे हैं आपका कोई उद्देश्य होगा। आपका उद्देश्य अभी क्या है कि हमारा ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आए, हम स्कूल टॉपर कॉलेज टॉपर बन जाए। तो मेरे दोस्तों जल संभर प्रबंध का भी उद्देश्य होती है भाई, ये जो मैं आपको बताया प्रोसेस, ये जल संभर है, पानी को नष्ट होने से बचाना जल संभर कहलाता है। आखिर जल संभर प्रबंध का उद्देश्य क्या है तो बताएंगे सर, भूमि और जल के प्राथमिक स्रोतों का विकास। मेरे दोस्तों जब हम पानी को इकट्ठा करके रखेंगे, ए दादा जब हम लोग पानी को इकट्ठा करके रखेंगे तो मेरे दोस्तों हमारा भूमिगत जो जल है ना भाई वो हमेशा दोस्तों क्या होगी, वृद्धि होगी। समझ रहे बात को। दूसरा उद्देश्य क्या है भाई, तो द्वितीय संसाधन
जैसे हमारा पौधा जानवर का उत्पादन इस तरह से करना ताकि दोस्तों इसमें असंतुलन ना हो। मेरे दोस्तों हम पानी सिर्फ ह्यूमन बींग के लिए नहीं है, पानी सिर्फ हमारा मनुष्य के लिए नहीं है, बल्कि दोस्तों पेड़ पौधे जीव जंतु सब के लिए है। समझ रहे? तो हम पानी का प्रबंध इस तरह से करें कि सभी जीव जंतु को मिल पाए। आशा करियो रे तो मेरे बतवा बुझ गली भाई। अगला क्वेश्चन तो से करल गले रे दादा कि धात्विक खनिज को दो उदाहरण बता भाई। धात्विक खनिज दो को उदाहरण बताना भाई। देखिए दोस्तों धात्विक खनिज का दो उदाहरण हमारा धात्विक खनिज लोहा, सोना, तांबा, मैग्नीज, बॉक्साइड। धात्विक खनिज वह खनिज है जिसमें लोहा की मात्रा पाया जाता है, उससे हम लोग धात्विक खनिज बोलते हैं। क्या दादा? धात्विक खनिज किसे को बोलते हैं भाई? तो बताएंगे सर जिस खनिज में लोहा का अंश पाया जाता है उसे हम लोग धात्विक खनिज बोलते हैं भाई। जी ऐसे सर हमारा लोहा, सोना, तांबा, मैग्नीज, बॉक्साइड। आशा करियो भाई कि तूने हमारे बताओ बुझ गए, समझ गए भाई? दिक्कत नहीं है ना? धात्विक खनिज का उदाहरण। आइए सर आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है भाई। आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं भाई? जब कोई उद्योग अन्य उद्योगों पर निर्भर होती है तो उसे हम लोग आधारभूत उद्योग बोलते हैं भाई। जब कोई उद्योग अन्य उद्योगों पर निर्भर होती है उसे हम लोग आधारभूत उद्योग होते हैं भाई। एकदम सीधा सीधा भाषा में याद रखिए भाई। हमारा आधारभूत उद्योग क्या है सर? जब कोई उद्योग अन्य उद्योगों पर निर्भर होती है उससे हम लोग आधारभूत उद्योग बोलते हैं भाई। ठीक है? डाउट दादा? आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में ना जाने मेरे दोस्त कितनी बार पूछा जा चुका है भाई। बताए मेरे दोस्तों समझ में आए? जल्दी कमेंट कीजिए भाई प्लीज, रिक्वेस्ट है आप सभी से, जल्दी कमेंट कीजिए प्लीज। क्या आप लोग समझ? चलिए मेरे भाई, मैं देख रहा था कि नेटवर्क कहीं प्रॉब्लम ना हो तो ना। क्या बोल रहे भाई यहाँ पे? अरे सोना, सोना नहीं होगा भाई, सोना पे लोहा नहीं होता भाई, सोना में जस्ता चढ़ाया जाता है, गलत है भाई। सोना नहीं होगा भाई, सॉरी सोना नहीं होगा भाई। ठीक है? सोना में दोस्तों तांबा चढ़ाया जाता है कभी, ये अलग अलग दुकानदार अलग अलग करते भाई। ठीक है ना? चलिए हाँ, तो आधारभूत उद्योग के बारे में दोस्तों अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है? अभी दोस्तों हम लोग आधारभूत उद्योग के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मैंने सिंपल सा उदाहरण क्या दिया? जब कोई उद्योग अन्य उद्योगों पर निर्भर होती है उससे हम लोग उद्योग क्या बोलते हैं भाई? आधारभूत उद्योग बोलते हैं। नहीं भाई, ए भाई बोलिए ना। अरे सभी लड़कियों का ख्वाहिश होती है कि कल दिन जा करके मेरे शादी हो और मेरी शादी होने के बाद मेरा हस्बैंड मुझे कभी ताजमहल, कभी नैनीताल, तो कभी दोस्तों आगरा घुमाने के लिए चला जाए, तो हमारा हस्बैंड क्या हो गया? आधारभूत उद्योग हो गया दादा। हमारा हस्बैंड क्या हो गया दादा? आधारभूत उद्योग। समझ रहे ना कि आप अपने हस्बैंड के बिना घूम ही नहीं सकते हैं, उससे हम लोग आधारभूत उद्योग बोलते हैं। ठीक इसी तरह से मेरे भाई आधारभूत उद्योग मतलब जब कोई उद्योग अन्य उद्योगों पर निर्भर होती है उससे हम लोग आधारभूत उद्योग बोलते हैं। सिंपल सा बात है सर, जिन उद्योगों के उत्पादन या कच्चा माल पर दूसरा उद्योग निर्भर करते हैं उससे हम लोग आधारभूत उद्योग कहते हैं। जैसे हमारा लोहा इस्पात उद्योग भाई। क्या दादा? लोहा इस्पात उद्योग। और हाँ, मेरे बातों से आप लोग मायूस ना हो जाना मेरे दोस्त, क्योंकि मैं समझाने के लिए बहुत कम बोलता हूं आप लोगों को। ऑफलाइन के स्टूडेंट से पूछिएगा कभी कैसे मैं समझाता हूं उदाहरण के माध्यम से। मुझे पूरा विश्वास है दोस्त कि स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा समझ में आता है उदाहरण से। दैनिक जीवन में जो हमारी उदाहरण होती है इससे ज्यादा समझ में आता है। ठीक है? सोना एक धात्विक खनिज है, बिल्कुल धात्विक खनिज है। सोना हमारा धात्विक खनिज है, बिल्कुल सही बात है भाई। लेकिन दोस्तों एक बात मैं बताऊं, बहुत सारा स्टूडेंट्स कहते हैं कि आखिर नहीं है और एग्जाम में ये ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए मैं इसको रिमूव कर दिया भाई। लेकिन आपका कहना अमर भाई बहुत सही है भाई कि ये भी आंसर होना चाहिए भाई। जब मैं लिखाऊं तो कोई कारण से ही लिखा हो ना भाई, याद रखिएगा भाई। चलिए सर आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन भाई देखिए, ध्वनि प्रदूषण से आपका क्या तात्पर्य है? ध्वनि प्रदूषण क्या भाई? ध्वनि प्रदूषण का मतलब है अवांछित या
परेशान करने वाली आवाजों का स्तर जो मनुष्य और जानवरों को परेशान करती है उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ए दादा, ध्वनि प्रदूषण को किसमें मापते हैं सर? डीबी। याद रखें दोस्तों, किसमें मापते हैं? तो बताएंगे सर डी और बी। यानी दोस्तों किसमें मापते हैं? तो डेसिबल। डेसिबल याद रखें भाई, ध्वनि को किसमें मापते हैं दादा? डेसिबल। तो ध्वनि क्या है सर? बताएं मेरे दोस्तों, ये ध्वनि क्या है दादा? तो बताएंगे सर ध्वनि का मतलब होता है कि ध्वनि का प्रदूषण का मतलब है कि हमारा ऐसा शोर शराबा, ऐसा हल्ला गुल्ला जिसमें मनुष्य और साथ ही साथ जीव जंतु को हानि पहुंचे या परेशान हो, उसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों ध्वनि प्रदूषण, है ना भाई। बहुत सारी आवाज दोस्तों हमारे कान बर्दाश्त नहीं करते में, डीजे शशि डीजे डीजे करते या नहीं भाई। अभी पिकनिक का सीजन है भाई, आप किसी भी पार्क के या पिकनिक प्लेस में चले जाएं, खाना बाद में खाएंगे दादा। हाँ भाई, रियलिटी है दादा, खाना बाद में खाएंगे। पहला डीजे, डीजे होना चाहिए भाई पहले उनका, है ना। 5,000 का डीजे और खाना में 1,000 खर्चा करेगा। अफसोस ऐसी सोच रखने वाले इंसानों पर, है ना। आइए सर, तो मुझे उम्मीद है दादा कि ध्वनि प्रदूषण के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए सर, महामार्ग किसे कहते हैं सर? महामार्ग का मतलब होता है दोस्तों नेशनल हाईवे। याद दादा, नेशनल हाईवे। ए दादा, नेशनल हाईवे किसे कहते हैं भाई? हाईवे किसे बोलते हैं सर? कि जब हमारा छोटका छोटका शहर को बड़का बड़का सड़क में जोड़ा जाता है तो इसे हम लोग हाईवे बोलते हैं। हमारा छोटका छोटका सड़क को जब बड़का बड़का सड़क में जोड़ा जाता है तो इसे हम लोग हाईवे बोलते हैं भाई, ठीक है। बड़े शहर को जोड़ने वाली पक्के और चौड़े रास्ता होते हैं, इन्हें राजमार्ग भी कहा जाता है। इन सड़कों का पल, फ्लोर और दोहरे रास्ते होते भाई। हमारा दोस्तों बड़ा बड़ा होता है भाई, 6 लाइन 8 लाइन नहीं। हाईवे देखिएगा, 2 गो जा रहा है तो 2 गो आ रहा है, यस नो भाई। 2 गो जा रहे हैं तो 2 गो आ रहे हैं भाई। तो इसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों क्या? हमारा हाईवे। महामार्ग का मतलब दोस्तों हमारा हाईवे। बड़े शहरों को जोड़ने वाले पक्के और चौड़े रास्ते होते हैं। बड़े शहरों को जोड़ने वाले पक्के और चौड़े रास्ते होते हैं, इन्हें हम लोग महामार्ग या राजमार्ग कहते हैं। इन सड़कों पर फ्लावर यानी दोस्तों ओवर ब्रिज जैसे बोलते हैं और दोहरे रास्ते बनाए जाते हैं भाई। कुछ अंतर नहीं हमारे भाई, ठीक है, समझ गए भाई। आइए स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, पेट्रो रासायनिक उद्योग क्या भाई? पेट्रो रासायनिक उद्योग, पेट्रो रासायनिक उद्योग के बारे में दोस्तों हम लोगों को डिस्कस करना है दादा। पेट्रो रासायनिक उद्योग क्या भाई? देखिए दोस्तों, पेट्रो रासायनिक उद्योग क्या है? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से कई तरह के उपयोगी पदार्थ बनाने का काम करता है भाई। पेट्रो रासायनिक उद्योग क्या कहते हैं भाई? कि पेट्रोल से और प्राकृतिक गैस से, थोड़ा गौर से सुनिएगा, थैंक यू सो मच रोहित भाई। देखिए क्या बोल रहा भाई कि पेट्रोल रासायनिक उद्योग क्या भाई? तो पेट्रो सही पता चल रहा है, पेट्रोल सही पता चल रहा है, पेट्रोल, है ना दादा। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से कई तरह के उपयोगी पदार्थ बनाने का कार्य को हम लोग पेट्रो रासायनिक उद्योग कहते हैं। पेट्रोल से और प्राकृतिक गैस से जो भी वस्तु बनाई जाती है वो हमारा उद्योग कहलाता है भाई क्या? पेट्रो रासायनिक उद्योग। एकदम दादा रे साधारण भाषा में समझिए। आशा करियो रे भाई हमारे बहन कि तोहनी हमारे बतवा बुझ गली। अगर तोहनी का कहना दुख दर्द हो ना रे भाई तो तोहनी कमेंट करिया दादा, तोहनी के सारा दुख के हम समझने के लिए तैयार है भाई। चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सर, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है भाई? आखिर हमारा मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है भाई? ठीक है, मुंबई, अच्छा बोल रहा है सर इसमें क्या बनता है भाई? पेट्रोल रासायनिक उद्योग से क्या बनता है दोस्तों? जैसे आज घर में जो आप एक चीज बता रहा हूं, जो आप घर में जो सिलेंडर चला रहे हैं क्या है भाई? पेट्रोल रासायनिक उद्योग। सिलेंडर जो चला रहे हैं या दोस्तों जो गैस सीएनजी के माध्यम से जो ऑटो चल रही है, पेट्रोल रासायनिक उद्योग, ठीक है। चलिए दादा आपकी स्क्रीन पे है मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है भाई? मुंबई क्यों प्रसिद्ध होगा भाई? अरे मुंबई कहाँ है रे दादा? मुंबई हमारा महाराष्ट्र में है। तो मुंबई हाई मुंबई के पश्चिमी तट पर स्थित एक तेल क्षेत्र है। यहाँ भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है। मुंबई हाई खनिज तेल के प्रसिद्ध है। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है भाई?
मुंबई हाई खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि ये समुद्री तट पे है भाई। क्या बोलेंगे सर? ये हमारा समुद्री तट पे है। कहाँ पे है दादा? तो बताएंगे सर ये हमारा समुद्री तट पे है। ठीक है, तो मुंबई हाई दोस्तों, मुंबई हाई खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है भाई। क्या बोलेंगे सर? खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है भाई। ठीक है, आइए, झूम कृषि से आप क्या समझते हैं? अरे झूम कृषि को हस्तांतरण कृषि, झूम कृषि को घुमतू कृषि, झूम कृषि को लदांक, अलग अलग जगह में इसे हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। तो दादा रे झूम कृषि, आप याद रखिएगा, आप जियोग्राफी लिए हैं या आप हिस्ट्री लिए हैं या आप सोशियोलॉजी लिए हैं, आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा भाई। और एकदम मैं आपको देसी भाषा में समझा रहा हूं, समझिएगा। झूम खेती किसे कहते हैं? कतई दोस्तों रट्टा ना लगाएं। भूमि का ऐसा भूभाग जहां पर जंगलों को साफ करके और उस भूमि को उपजाऊ लायक बनाते हैं। जले और मेरे दोस्तों जो हमारे पेड़ पौधे को काट करके उसे दोस्तों कुछ पल के लिए सूखने के लिए रख दिया जाता है। रखने के बाद उसमें माचिस लगाया जाता है, और माचिस लगाने के बाद जब वो पूरी राख बन जाती है, वह राख को बटोर कर इसे खेत में डाल देते हैं, ताकि हमारे खेत का पैदावार उपजाऊ ज्यादा हो। इससे हम लोग बोलते हैं झूम खेती। समझ गए दादा? चलिए भाई, और हाँ, झूम खेती क्या भाई? एक आदिम कृषि है भाई। झूम खेती क्या भाई? एक आदिम कृषि है भाई। झूम खेती क्या है दोस्तों? एक आदिम कृषि है। ठीक है, एक आदिवासी आदिम प्रकार की कृषि है झूम खेती। क्या भाई? आदिम, प्राचीन काल से चलती आ रही है भाई। आपके ससुर के ससुर के ससुर के ससुर के ससुर के ससुर के शासन काल से चलती आ रही है। कौन दादा? झूम कृषि, याद रखिए। ठीक है, तो एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पेड़ पौधे को काट कर जलाकर जमीन तैयार की जाती है और फिर उसे खेती की जाती है। झूम खेती को हम लोग हस्तांतरण कृषि के नाम से जानते हैं भाई। याद रखिए, झूम खेती के बारे में मेरे दोस्तों मैं आपको पूरा डिटेल्स में ऑलरेडी बता चुका हूं, इसलिए दोस्तों इस पर हम लोग ज्यादा बहस नहीं करते हैं। प्रवास शब्द से आप क्या क्या तात्पर्य है? प्रवास का मतलब होता है लोगों या जानवरों का एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना, प्रवास कहलाता है। प्रवास सिर्फ हमारा इंसान नहीं होता है दादा। हाँ भाई, सिर्फ प्रवास हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ इंसान होता है, ये हमारी गलत धारणा है भाई। प्रवास हमारा मनुष्य भी होता है, प्रवास हमारा मनुष्य भी होता है, इस बात को याद रखेगा भाई। ठीक है, तो प्रवास शब्द से आपका क्या तात्पर्य है? तो प्रवास का मतलब है कि लोगों या जानवरों का एक जगह से दूसरे जगह जाना प्रवास कहलाता है। और प्रवास का कई प्रकार होते हैं दादा, याद रखिएगा। प्रवास का कई प्रकार होता है भाई। सुनिएगा फिर से, प्रवास का मतलब है कि लोगों या जानवरों का एक जगह से दूसरी जगह जाना प्रवास कहलाता है। प्रवास के कई प्रकार होते हैं, जैसे हमारा आंतरिक प्रवास, जैसे हमारा बाहरी प्रवास, जैसे हमारा अप्रवास और जैसे हमारा उत्प्रवास। मेरे दोस्तों, हमारा आंतरिक प्रवास का मतलब होता है क्या? जब हम अपने घर द्वार को छोड़कर या हम अपने जिला को छोड़कर या हम अपने शहर को छोड़कर या हम अपने राज्य को छोड़कर जब हम अन्य राज्यों में जाकर बस जाते हैं, तो यह हमारा आंतरिक प्रवास कहलाता है भाई। क्या मेरे भाई? ये हमारा आंतरिक प्रवास कहलाता है। बाहरी प्रवास का मतलब होता है जब हम अपने देश को छोड़ करके किसी अन्य देश में चले जाते हैं, चाहे वो नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे दोस्तों वो काम के क्षेत्र में हो, तो हमारा बाहरी प्रवास कहलाता है। बुझल पारली इसका? बुझल पारली रे दादा। और की चाहिए भाई, एक और से शॉर्टकट हम ना जाना है दादा। अगर तो शॉर्टकट अगर जाना ही ना भाई हमारे बहन, ओ खाई दिखा है ना। चलिए सर, आपकी स्क्रीन पे अगला है सर, जनसंख्या वृद्धि का क्या तात्पर्य है भाई? ठीक है, जनसंख्या वृद्धि का क्या तात्पर्य? सुनिएगा, किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या में समय के साथ
होने वाली वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट भाई, क्या मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, याद रखिएगा। जैसे दोस्तों हमारा 2001 में जनगणना हुआ था, इसके बाद दोस्तों हमारा होता कब है, 2011 में जनगणना होती है। तो दोस्तों एक समय अंतराल में जितने सारे पॉपुलेशन बढ़ी है भाई, जितने सारे जनसंख्या बढ़ी है, इसी को हम लोग जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जैसे एग्जांपल दे रहा भाई, मान के चलिए 2001 में हमारे देश की संख्या 100 करोड़ थी और 2011 में हो गया हमारा 121 करोड़, तो कितना वृद्धि हुआ भाई, तो बताएंगे सर 21 करोड़ का वृद्धि हो गया। क्या बोलेंगे सर, हमारा 21 करोड़ का वृद्धि हो गया। तो यहाँ पे दादा रे वही कह रहा है आप लोगों से कि किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या में समय के साथ होने वाले वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। समझ गए भाई, समझ गए। और दबा के कमेंट कीजिए, ये समय लौट कर नहीं आएगा आपके जिंदगी में, आएगी क्या दादा, नहीं ना, तो दबा के कमेंट कीजिए भाई, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है ना, पूरा दबा के कमेंट कीजिए, मत पढ़ाई पे ध्यान दीजिए मेरे भाई। चलिए भाई, आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन, परिवहन को परिभाषित करें। आज बार बार बोलते सड़क परिवहन, वायु परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन, आज हम लोग परिवहन भाई, परिवहन के बारे में पढ़ते हैं भाई। निवास का मतलब होता है बस जाना। अभी हम कहाँ पे, घर में है तो हम निवास कहलाएंगे, हम अपने घर के लिए हम कहाँ निवास कर रहे हैं, जहाँ हम रहते हैं, जिस जगह पे आप रहते हैं उसे निवास बोलते हैं, ठीक है। परिवहन तो बहुत सारी परिवहन है, जल परिवहन, वायु परिवहन। तो परिवहन क्या है दादा, सुनिएगा, परिवहन के बारे में पूछा गया, सुनिएगा। किसी वस्तु या व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। इतना सुंदर आंसर लिखा भाई, थोड़ा गौर से सुनिएगा, कितना मस्त आंसर लिखा भाई, एकदम दोस्तों मैं देसी भाषा में आंसर लिखा भाई, ताकि आपको कहीं तकलीफ ना हो भाई। क्या लिखा भाई, कि किसी वस्तु या व्यक्ति को, कोई भी वस्तु हो, कोई भी दोस्तों मान के चलिए पदार्थ है भाई, या कोई दोस्तों मालकिन है, या मान के चलिए मेरा ही वाइफ है भाई, ठीक है, मेरा वाइफ घर से भाग गए भाई, देखो इसका मुंह, अरे वाह, इसका बाल, अरे वाह, इसका लिपस्टिक देखिएगा, अरे वाह क्या लिपस्टिक बन, इसका आंखें, अरे वाह, इसका आंखें, क्या आंखें है भाई, ओह कैसे स्माइल कर रहे, इसके स्माइल से हम फिदा हो गए भाई। देखिए तो दोस्तों कोई स्थान में कोई वस्तु है, या दोस्तों कोई व्यक्ति को, कोई वस्तु, किसी वस्तु या किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं, याद रखिएगा भाई, ठीक है। तो परिवहन के जरिए वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार होती है। अब परिवहन के, क्या दादा, परिवहन के जरिए सही एक लड़की जब ससुराल में गुस्सा करती है तो वह मायके जा सकती है, इसे परिवहन बोलते हैं भाई। और क्या चाहते हैं भाई, और कितना सरल से बताऊं भाई, और मुझे नहीं आता है भाई, हमारे पास जितनी कैपेसिटी थी मैंने सारा चीज लगा दिया, इसलिए ताकि आपको रट्टा ना लगाना पड़े, ठीक है। तो सर परिवहन किसी वस्तु या व्यक्ति को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। परिवहन के जरिए वस्तु और सेवाओं का व्यापार होती है, बिना परिवहन का व्यापार ही नहीं कर सकते भाई, ठीक है क्या मेरे भाई, बिना परिवहन का मेरे दोस्तों व्यापारी नहीं हो सकती है ना। चलिए दादा, ये चुड़ैल लग रही है, अरे मैं गुस्सा में बनाया हूं, इसके आंख, अरे दादा इधर 3 टका, इधर 3 टका, 6 टका का कान, अरे बाप रे, आंख दो, इसकी आंख देखे भाई, इसका नाक, अरे वाह नाक, अरे लिपस्टिक लगा देता हूँ, अरे वाह क्या लिपस्टिक है, दो लिपस्टिक लगा देता, इसको लाली बना देता है। गर्दन, अरे गर्दन के बारे में मत पूछो, हाथ, और इसी हाथ को मत पूछो दादा, ये हाथ, ये हाथी से तो बर्तन को पटकती है। अरे बाल, बाल तो हवा में उड़ती है, ऐसे बाल रखी है मेरा वाइफ, अरे वाह मत पूछिए दादा, कैसा लगा रे। जी हाँ, सबसे सस्ता परिवहन जल परिवहन होती है भाई, क्या, सबसे सस्ता परिवहन जल परिवहन होती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं रसगुल्ला कि आप सभी को यहां तक बहुत ही प्यारा तरीके से समझ में आ गया। मत बोलिए चुड़ैल, अगर मेरी वाइफ सुन रही है तो आपको दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे भाई। अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 16 से, इंपॉर्टेंट है भाई। बाढ़ क्या है भाई, ए दादा, बाढ़ ककरा कहल जा रहे दादा, है ना, फ्लड, इंग्लिश में फ्लड बोलते भाई। बाढ़ क्या है भाई, आइए, जब किसी इलाके में
जब किसी इलाके में पानी का बहाव अनियंत्रित हो जाता है तो उसे बाढ़ कहते हैं। नहीं, जब कोई लड़की अगर कहेगी कि मुझे कल मायके जाना है, अगर आप उस लड़की को कल मायके अगर लेकर नहीं गए तो शाम होते होते आपके घर में बाढ़ आ जाएगी, और कहीं ऐसा ना हो इस बाढ़ में तुम भी बह जाओगे। इसलिए लड़की का आदेश मानना जरूरी है। समझ रहे भाई? तो जब किसी इलाके में, कोई इलाका है, इस इलाके में पानी मेरे दोस्तों बह रही है भाई, या बाढ़, या दोस्तों मान के चलिए नदी टूटकर बह रही है, तो दोस्तों जब किसी इलाके में पानी का बहाव अनियंत्रित हो जाता है तो उसे बाढ़ कहते हैं। बिना पानी का बिना कंट्रोल किए मेरे दोस्तों, जब हम लोग पानी का कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो हम लोग बाढ़ बोलते हैं भाई। याद रखिएगा, याद रखे भाई, ठीक है। यहाँ पे बाढ़ नहीं आएगा, अरे वाह, यहाँ में बाढ़ नहीं आएगा वो अलग बात है, पर लड़की लोगों का वो, अरे मत पूछो दादा। मानव प्रवास से आप क्या समझते हैं? मानव प्रवास क्या भाई? मानव प्रवास का मतलब है लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना ताकि कोई नया स्थान अपनाया जा सके, उसे हम लोग मानव प्रवास बोलते हैं। मानव प्रवास क्या है सर? मानव प्रवास का अर्थ है कि लोगों का एक जगह से दूसरे जगह जाना और नया जगह स्थान अपना लेना मानव प्रवास कहलाता है भाई। ठीक है, समझ गए? तो मानव का प्रवास का मतलब है लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना ताकि कोई नया स्थान अपना सके। खरीफ फसल दादा, ए दादा, खरीफ फसल ककरा कहल जा रे भाई? खरीफ फसल फैला, देखिए भाई फैसले लिख दिया भाई, फसल को फसल याद रखे भाई। खरीफ फसल वह फसल, देखिए दोस्तों वह फसल, फसल को फैसले लिख दिया भाई, पगला टाइप किया है। खरीफ फसल वह फसल होती है जो बारिश के मौसम में बोई जाती है, इन्हें मानसून की फसल भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि किस फसल को हम लोग मानसून का फसल मानते हैं भाई? किस फसल को दोस्तों हम लोग मानसून को फसल मानते हैं? तो खरीफ फसल को। इन्हें मानसून का भी फसल कहा जाता है। खरीफ फसल जून से अक्टूबर के बीच में उगाई जाती है भाई। जून से अक्टूबर के बीच में क्या होते है भाई? इससे हम लोग उगाते हैं भाई खरीफ फसल। कौन सा बंदा बताएंगे खरीफ फसल का उदाहरण में क्या आएगा भाई? चावल, वेरी गुड। चावल क्या भाई? खरीफ फसल है भाई। ठीक है, चलिए सर, मुझे उम्मीद है दोस्तों खरीफ फसल के बारे में समझ में आ गया होगा। साक्षरता से आप क्या समझते हैं भाई? लिटरल यानी साक्षरता का मतलब होता है पढ़ा लिखा, है ना दादा? आज जब से मैया सम्मान योजना आइल के रे भाई, मत बोलियो दादा, हमार माय बहन इतना पढ़ल लिखल सीख गए दादा, मत पूछियो रे भाई। हाँ, अरे क से ख नहीं जाना है दादा, ना दादा कभी ABCD पढ़ल है, आरु कहा है हमारे मोबाइल टाइम में मैसेज घुस गए 2,500 टका के। हाँ भाई, कहा हो देख देख हमारे मोबाइल में 2,500 घुस गए। बताओ दादा, और मैसेज आबो हो तो वो ना पढ़ल पारो हो रे, लेकिन जब 2,500 के पैसा का मैसेज आबो हो तू एक झटका में पढ़ ले हो रे भाई। तो हमने के माई बहन पढ़ल लिखल लागो कि ना? नहीं, कभी दादा एकदम पढ़ल लिखल सीख गए रे दादा, तो अभी कि ना नहीं भाई, है ना? चलिए सर, कुछ हो या ना हो, हेमंत सरकार ने हमारे माँ बहन को मैसेज पढ़ना सिखा दिया है, इससे खुशी की बात और क्या हो सकता है मेरे भाई? है ये दादा। तो साक्षरता से आप क्या समझते भाई? ठीक है, साक्षरता से आप क्या समझते? सिंपल सा बात है, सुनिएगा मेरे दोस्तों। साक्षरता का मतलब होता है, साक्षरता का मतलब है पढ़ने लिखने बोलने और सुनने की क्षमता। आप बोलिएगा कि हम बहुत पढ़ ले लियो रे भाई, और हम बोले ले ना ऐसा कहियो रे, बता तो प्रवास ककरा कहल जाए? आप बहुत पढ़ लिए हैं, प्रवास, उत्प्रवास, अप्रवास बहुत पढ़ लिए। जब बोलने की बारी आ रहा है ना भाई, जब बोलने की बारी आ रहा है ना, तो आप नहीं बोल पा रहे, तो आप पढ़ा लिखा नहीं कहलाएंगे। पढ़ा लिखा वो व्यक्ति को कहा जाता है जिसमें पढ़ने लिखने बोलने और सुनने की क्षमता होती है। इससे हम लोग बोलते हैं साक्षरता, पढ़ा लिखा बोलते हैं। समझ गए भाई? चलिए तथा अगला क्वेश्चन पूछा है भाई, स्वर्णिम चतुर्भुज से आप क्या समझते हैं? स्वर्णिम चतुर्भुज
4 राज्यों को जोड़ती है भाई। चारों राज्यों का नाम बोलिएगा भाई, याद रखिएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज भारत के 4 प्रमुख शहर को जोड़ती है भाई, जैसे दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता। याद रखिए भाई, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता। सीडीएमके, क्या मेरे भाई, सीडीएमके, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता। याद रखिए भाई, हमारा 4 राज्यों को जोड़ने वाले मेरे दोस्तों व्यवस्था को हम लोग स्वर्ण चतुर्भुज मानते भाई। क्या मेरे भाई, स्वर्ण चतुर्भुज मानते भाई। ठीक है, तो स्वर्ण चतुर्भुज भारत के 4 प्रमुख शहरें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाला राजमार्ग है भाई। यह भारत की सबसे बड़ी सड़क परियोजना है भाई। यह भारत की सबसे बड़ी सड़क परियोजना है भाई। समझ गए भाई, यह भारत की सबसे बड़ी हमारा क्या भाई, सड़क परियोजना है। 4 गो भाई, याद रखिएगा, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चारों को आपस में क्या करती भाई, जोड़ दिया। ठीक है, चलिए अगला, लिंग अनुपात को परिभाषित करें। सेक्स रेशियो, याद रखिए दोस्तों, लिंग अनुपात किसे बोलते भाई, लिंग अनुपात सुनिएगा भाई। लिंग अनुपात का मतलब है किसी जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात। याद रखिए दोस्तों, पुरुषों और महिलाओं किसी जनसंख्या, लिंग अनुपात का मतलब है किसी जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं के अनुपात को लिंग अनुपात बोलते। कितना साधारण बताया भाई, कितना साधारण भाषा में बताया कि लिंग अनुपात का मतलब क्या होता है भाई, किसी भी, हाँ, इस लिंग अनुपात का मतलब है क्या कि किसी जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं के अनुपात को हम लोग लिंग अनुपात बोलते भाई। सीधा सीधा बात याद रखिएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ऊर्जा संसाधन से आप क्या समझते भाई। आपसे पूछा गया ऊर्जा संसाधन क्या बोलते भाई, है ना। ऊर्जा संसाधन से आप क्या समझते भाई। ऊर्जा संसाधन वो सामग्री है जिनका इस्तेमाल ऊर्जा पैदा करने के लिए किया जाता है। ऊर्जा संसाधन में बिजली, गर्म और अन्य प्रकार की शक्ति पैदा करती है। जैसे दोस्तों हमारा पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, जहाँ पे ऊर्जा प्राप्त होती है दोस्तों, उसे हम लोग ऊर्जा का संसाधन मानते हैं। जैसे दोस्तों हमारा बिजली, हमारा क्या भाई, एक तरह का हमारा ऊर्जा है भाई, क्योंकि बिजली तब होगी, पैदा होगी दोस्तों जब हमारा इलाका गर्म होगी भाई। हाँ, ये भी बोल सकते हैं वर्षा मंडल, बिल्कुल बिल्कुल वर्षा। अरे वाह, बारिश के मौसम पे कहीं बारिश ना हो जाए भाई, है ना। तो ऊर्जा संसाधन वह सामग्री है, ऊर्जा संसाधन वह सामग्री है जिनका इस्तेमाल ऊर्जा पैदा करने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा, ऊर्जा संसाधन वह सामग्री है जिनका इस्तेमाल ऊर्जा पैदा करने के लिए किया जाता है। ऊर्जा संसाधन, बिजली, गर्म और अन्य प्रकार की शक्ति पैदा होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। चलिए सर, प्रदूषण को परिभाषित करें। अरे जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण आपके पेपर में आएगा नहीं भाई, आएगा ही, 5 मार्क्स का दादा, याद रखिया रे भाई हमारे बहन। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, इन 4 प्रदूषण में एक प्रदूषण तो आपके पेपर में 100% छपेगा, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो प्रदूषण को परिभाषित करें। आइए सर बात करते हैं। प्रदूषण का मतलब है पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों के प्रवेश से प्राकृतिक संतुलन में गड़बड़ी होना। कितना सुंदर मेरे दोस्तों मैंने आंसर लिख कर लाया भाई, कितना प्यारा सा मेरे दोस्तों आंसर लिख कर लाया हूं कि प्रदूषण का मतलब है, प्रदूषण का क्या मतलब है सर, प्रदूषण का मतलब है पर्यावरण में हानिकारक पदार्थ के प्रवेश से। पर्यावरण का, प्रदूषण का मतलब है पर्यावरण में हानिकारक पदार्थ के, पर्यावरण हमारा भाई, हमारा इन्वायरमेंट है, तो पर्यावरण, प्रदूषण का मतलब है पर्यावरण में, पर्यावरण हमारे इन्वायरमेंट में कोई अगर हानिकारक पदार्थ प्रवेश करती है जिससे हमारा प्राकृतिक संतुलन में गड़बड़ी होती है। प्राकृतिक के संदर्भ में दोस्तों जो संतुलन है, उस संतुलन में अगर गड़बड़ी होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों पर्यावरण प्रदूषण, हम लोग बोलते हैं दोस्तों क्या, प्रदूषण बोलते भाई। ठीक है, चलिए तिलहन फसल किसे कहते हैं भाई, तिलहन फसल। देखिए तिलहन फसल उन फसलों को कहते हैं जिनकी खेती मुख्य रूप से उनके बीजों में मौजूद तेल के लिए की जाती है भाई। तिलहन किससे बोलते हैं, देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा तो, ठीक है, ठीक है, नो टॉकिंग। ठीक है, देखिए तिलहन फसल किसे कहते हैं, सुनिएगा। तिलहन उन फसलों को कहते हैं, तिलहन उन फसलों को कहते हैं
जिनकी खेती मुख्य रूप से उनके बीजों में मौजूद तेल के लिए की जाती है भाई। तिलहन उन फसलों को कहते हैं, तिलहन उन फसलों को कहते हैं जिनकी खेती मुख्य रूप से उनके बीजों में मौजूद तेल के लिए की जाती है। याद रखिएगा दोस्तों, इसे हम लोग तिलहन बोलते हैं। ठीक है, चलिए सर, आपकी स्क्रीन पे अगला, ओजोन परत क्षय क्यों हो रहा है भाई? आज दोस्तों हमारा ओजोन परत दिन प्रतिदिन क्षय हो रही है भाई, है ना। परावैंगनिक किरण हमारी धरती में अगर आना शुरू हो जाएगी ना भाई, हो जाएंगे, है ना। ठीक है, जैसे सरसों हो गया, बिल्कुल भाई, इसका उदाहरण सरसों का तेल होगा। वेरी गुड। तो ओजोन परत क्या है, सुनिए मेरे भाई। ओजोन परत में क्षय, ओजोन परत में क्षय होने का कारण मनुष्य द्वारा बनाए गए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे योग्य है, यह योग्य वायुमंडल में स्थिर रहते हैं और ओजोन परत को नष्ट करती है। दोस्तों ठीक है, कारण बताऊंगा मैं, नहीं आपको राहुल सर पढ़ाएंगे, डोंट वरी उसके लिए। ठीक है, 12 तारीख से पढ़ाएंगे आप लोग को। सुनिएगा मेरे भाई, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। ओजोन परत का क्षय होने का कारण है आज मनुष्य के द्वारा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, जिससे मेरे दोस्तों हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाती है। साथ ही साथ जब हम पेड़ की कटाई करते हैं तो हम फैक्ट्री लगाते हैं, फैक्ट्री लगाने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है तो दोस्तों हमारा जो ओजोन परत है दोस्तों, वो ओजोन परत को छिद्र कर देती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, या दोस्तों हम बोल सकते हैं जैसे हमारे AC, कूलर, फ्रिज, इससे निकलने वाले खतरनाक जहरीले गैस हमारा ओजोन परत को धीरे 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 क्या करे भाई, क्षय करे। ठीक है, चलिए सर, आपकी स्क्रीन पे अगला है सर, इंटरनेट क्या है? दादा, दादा रे, आप लोग दिन रात इंटरनेट में डूबे रहते हैं सर। ठीक है, आज मेरे दोस्तों आप लोग दिन रात इंटरनेट में घुसे रहते हैं भाई। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि इंटरनेट क्या है भाई, आप क्या कहेंगे भाई, बताइए, आप क्या कहेंगे भाई? इंटरनेट ककरा कहल जा रहे भाई? अगर आप लोगों से पूछे तो क्या बोलेंगे? जिससे हम अपने वाले से चैटिंग करते हैं उसे इंटरनेट कहते हैं, या मेरे बात को जब हम दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं तो इसे इंटरनेट कहते हैं। क्या कहेंगे आप बता दीजिए दोस्तों। हम गूगल में जो सर्च करते हैं उसे इंटरनेट कहेंगे, हम जिसमें क्लास करते हैं उसे इंटरनेट कहेंगे, तो इंटरनेट किसे कहेंगे सर, बताइए दोस्तों। आइए सर, इंटरनेट का परिभाषा की बात करते हैं साधारण भाषा में। इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी संपूर्ण देश अथवा महाद्वीपों पर फैला होता है। इसी को नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं, इसी नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है, इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी संपूर्ण देश या महादेश को एक साथ जिस नेटवर्क के माध्यम से जोड़ कर रखा जाता है ये इंटरनेट कहते हैं। समझ गए भाई? क्या बोलेंगे भाई? इंटरनेट कहेंगे। समझ रहे बात को? क्या कहा गया? इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी संपूर्ण देश अथवा महाद्वीपों पर फैला होता है, इसी नेटवर्क को हम लोग इंटरनेट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट भाई इंटरनेट। ठीक है, नीरू मीरू, अरे दादा, हम और पानी साथ साथ रहेंगे। नहीं, हम लोग बोलते हैं ना, रे तू जब तक है तब तक मैं हूं, जब तक तुम हो तब तक मैं हूं। तुम जिस दिन चली जाएगी ना, यकीन मानिए मैं भी भगवान का प्यारा हो जाऊंगा। क्या सोच कर रखती हो रे तुम? तो पानी और हम साथ साथ चलते भाई, याद रखिएगा। ठीक है, पानी और हम साथ साथ कहते हैं। पानी कहता है तुम हो तो हम है, और हम कहते हैं कि पानी है। तो नीरू मेरू कार्यक्रम का क्या मतलब है दादा? आइए बात करते हैं दोस्तों। आंध्र प्रदेश से शुरू होती नीरू मीरू। अरे इतना गलत का है टाइपिंग किया है भाई,
नीरू, अरे भाई, नीरू मीरू, अरे नीरू, ठीक है। नीरू मीरू आंध्र प्रदेश में एक कार्यक्रम है जिसमें लोगों की भागीदारी के माध्यम से तालाब के चेक बांधों को खोदकर विभिन्न जल संचय संरचना का निर्माण किया गया। अब जानिए दोस्तों कि नीरू मीरू है क्या, ठीक है, गौर से सुनिएगा। नीरू मीरू का सीधा सीधा मतलब है, आंध्र प्रदेश की सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया था। आंध्र प्रदेश के सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया था जिस कार्यक्रम में बताया गया था कि पानी को नष्ट होने से बचाओ, पानी को नष्ट होने से बचाओ। और इस कार्यक्रम को उन्होंने था नीरू मीरू, ठीक है। अमर कुमार, अमर कुमार कह रहा है सर आपका बात सुनकर लगता है कि आपका बहुत बार ब्रेकअप हुआ है। अमर कुमार, अगर हम भी लाल पीला हरा के चक्कर में अगर पड़े रहते तो शायद मैं आज आपके सामने मुकम्मल खड़े नहीं रहते, याद रखेगा, समझ रहे बात को। अमर कुमार, आई हैव नॉट इनफ टाइम, दिस टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ माई लाइफ। मेरे पास इतना पर्याप्त समय नहीं है कि हम अपने कीमती समय को किसी दूसरे पर इन्वेस्ट कर सके, समझ रहे। अरे वो इंसान इंसान नहीं कहलाता है जो दूसरे के गलतियों से अपने गलती को सुधार ना सके, समझे। इसलिए बार बार कहता हूं, जो भी कहता है आई हैव नॉट इनफ टाइम, दिस टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ माई लाइफ, अगर मैं भी इस चक्कर में फंसे रहते तो शायद दोस्तों आज मैं आपके सामने मुकम्मल खड़ा नहीं रहता। इसलिए बार बार बोलता हूं भाई, सोच मत साकार कर, सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से तू प्यार कर। जो चले थे अकेले उनके पीछे मेले हैं, जो रह गए हैं इंतजार करते करते उनकी जिंदगी में आज भी झमेले हैं, याद रखिएगा, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में जनगणना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। हमें और आपको बहुत अच्छी पता है, 1888 में और जनगणना, याद रखिएगा। समझ रहे बात को। तो भारत में जनगणना 1881 में प्रारंभ हुआ था, 1881 में देश में प्रारंभ हुआ। चलिए आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है सर, मिश्रित कृषि से आप क्या समझते हैं। दोस्तों मिश्रित कृषि पशुपालन, हाँ भाई, नहीं, खेती और खेती करने के साथ साथ जब दोस्तों हम लोग विभिन्न प्रकार के जीव जंतु का भी पालन पोषण करते हैं तो उसे हम लोग मिश्रित कृषि बोलते हैं। नहीं, जब फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन किया जाता है तो इसी को हम लोग मिश्रित कृषि या दोस्तों हम लोग मिश्रित खेती कहते हैं भाई। मिश्रित कृषि क्या बोलते हैं भाई, एकदम साधारण भाषा में। नाजिया परवीन, नीरू मीरू का मतलब बताया मैंने क्या कि आंध्र प्रदेश के सरकार ने पानी को बचाने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया, इसी कार्यक्रम को नीरू मीरू कहा गया भाई, ठीक है। चलिए सर क्वेश्चन क्या बताएं सर अभी आपके सामने कि फसल, जब फसलों के उत्पादन के साथ साथ फसलों के उत्पादन के साथ साथ जब पशुपालन भी किया जाता है तो इससे हम लोग मिश्रित कृषि या मिश्रित खेती कहते हैं भाई, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 सबसे बड़े राज्य बताए जनसंख्या की दृष्टि से। देखिए दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से हमारा सबसे पहला उत्तर प्रदेश आएगा भाई। कौन आएगा भाई, उत्तर प्रदेश। दूसरा में कौन आएगा सर, हमारा महाराष्ट्र। क्या आएगा भाई, महाराष्ट्र। और तीसरा में कौन आएगा दादा, तो बताएंगे सर हमारा बिहार। तीसरा में कौन आएगा सर, हमारा बिहार। तीसरा में कौन आएगा भाई, बिहार। इसी तरह से दोस्तों आप क्षेत्रफल की दृष्टि से भी याद रखेगा, जैसे दोस्तों पहला हमारा राजस्थान बनती है, दूसरा हमारा मध्य प्रदेश बनता है, तीसरा कौन बनेगा आप लोग बताएगा मेरे दोस्तों, याद रखिएगा हमारा। बहुत नहीं भाई, ये जनसंख्या की दृष्टि से पूछा गया भाई, राजस्थान कैसे होगा, राजस्थान हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से है, ठीक है। चलिए सर आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन, किन्हीं दो प्रमुख पदार्थों के नाम लिखे। प्रमुख गलत लिखा भाई, दो प्रमुख पदार्थ दोस्तों प्रमुख नहीं होगा, एक्चुअली दो पेय पदार्थ होगा भाई, ठीक है, गलत लिखा भाई। दो पेय पदार्थ का नाम लिखे भाई, तो पेय पदार्थ हमारा चाय और कॉफी होगा भाई। दो पेय पदार्थ क्या होगा भाई, हमारा चाय और कॉफी होगा। या दो रोपण फसल की नाम पूछे तो चाय और कॉफी होगा, चाय कॉफी, गन्ना कोको कहवा रबड़ गन्ना, ये सब क्या है भाई हमारा
पेय पदार्थ है भाई, ठीक है। चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सर, धात्विक खनिज किसे कहते हैं भाई, ठीक है। धात्विक खनिज देखिए दोस्तों, जिन खनिजों में धातु मिलती है उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं, जिससे हमारा लोहा, सोना, तांबा, चांदी, सॉरी चांदी नहीं होगा भाई, हमारा मैग्नीज बॉक्साइड, जिससे खनिज से धातु मिलती है, जिस खनिज से धातु मिलती है उसे हम लोग धात्विक खनिज बोलते हैं भाई। अंतरराष्ट्रीय प्रवास को परिभाषित करें, क्या बोलेंगे सर, अंतरराष्ट्रीय प्रवास, इंटरनेशनल दोस्तों प्रवास के बारे में बोल रहा है भाई, ठीक है। फातिमा जहरा आपको दे रहा हूं अभी कौन सा मूवी आपको देखना है, ठीक है, दे रहा हूं आपको, रुक जाइए। अंतरराष्ट्रीय प्रवास को परिभाषित करें, है ना। चलिए सर, जब लोग किसी देश की सीमा पार करके किसी दूसरे देश में जाते हैं तो उसे हम लोग अंतरराष्ट्रीय प्रवास बोलते हैं। कितना सिंपल आंसर दिया भाई, कितना प्यारा से आंसर दिया, कितना मजे से आंसर दिया। क्या कहा भाई, जब लोग किसी देश की सीमा, जब लोग किसी देश की सीमाओं को छोड़ करके जब अन्य देश में चले जाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रवास, ठीक है। चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सर, काली मिट्टी की क्या विशेषता है। काली मिट्टी मेरे दोस्तों हमारा कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है भाई, याद रखिएगा। कपास को हमारा दोस्तों सफेद सोना भी बोलते हैं भाई, ठीक है। और दोस्तों आपका कपास जो है दोस्तों, काली मिट्टी को हम लोग रंगून मिट्टी के नाम से भी जानते हैं भाई, याद रखिएगा, रंगून मिट्टी के नाम से भी हम लोग जानते हैं कपास, ठीक है। चलिए सर, खुद को इस काबिल बनाओ फातिमा, फातिमा खुद को इस काबिल बनाओ कि आपके नाम का भी एक मूवी बने, ठीक है। मूवी देखकर अपना क्रेडिट को खराब मत कीजिए, समझ रहे बात को। खुद को इस काबिल बनाओ कि लोग आपके नाम पे मूवी बनाए। चलिए बात करते सर काली मिट्टी की विशेषता। पहला, यह काले रंग की मिट्टी होती है भाई, काली मिट्टी ये काले रंग की होती है, याद रखिएगा, मेरे बात को सुनिएगा भाई, काली मिट्टी ये काले रंग की होती है। दूसरा, यह मिट्टी ह्यूमस से भरी होती है, ह्यूमस मतलब दोस्तों नमी बहुत ज्यादा, याद रखिएगा, समझे मेरे बात को। ह्यूमस, यह काली मिट्टी दोस्तों क्या होती है, काली मिट्टी में ह्यूमस नमी दोस्तों पूरा का पूरा भरी होती है। हम लोग कपास की खेती आसानी से कर, हम लोग कपास की खेती आसानी से कर लेते भाई, समझ गए भाई, है ना। अगला, मानव भूगोल को परिभाषित करें। मानव भूगोल को किसे बोलते भाई, मानव भूगोल एक प्रमुख शाखा है। मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल भूगोल की एक प्रमुख शाखा है। यह मानव और उनके पर्यावरण के बीच के संबंध का अध्ययन करता है, बस सीधा याद रखिएगा। मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल भूगोल का वो क्षेत्र है जहाँ पे मनुष्य और पर्यावरण के संबंध को दर्शाता है। मानव भूगोल वो भूगोल की क्षेत्र है, मानव भूगोल भूगोल का वो क्षेत्र है जहाँ पे मनुष्य और पर्यावरण को आपस में जोड़कर रखती है, हम लोग मानव भूगोल बोलते हैं। सीधा भाषा में याद रखेगा, समझ गए बात को। मानव भूगोल किसे बोलते हैं दादा, अरे मानव भूगोल भूगोल का वो क्षेत्र है जहां पे मनुष्य और पर्यावरण को आपस में जोड़कर रखती है। ओके चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन, मानव विकास के 3 मूल बुनियादी आयाम क्या है। अरे दादा यही तो मानव विकास है जिसे हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं दादा। अरे इसकी शुरुआत 1990 में हुआ था। अरे मेरे भाई किसने शुरू किया था, डॉक्टर महबूबुल हक ने। आखिर डॉक्टर महबूबुल हक किस देश का रहने वाला था, तो हमारा दुश्मन सा देश पाकिस्तान। अरे दादा ये 3 चीज पर ध्यान दिया था भाई। पहला याद रखिएगा, पहला दिया था दोस्तों स्वास्थ्य, दूसरा क्या था मेरे भाई, दूसरा था हमारा शिक्षा, याद रखे एजुकेशन। क्या था मेरे भाई, तो दूसरा बताएंगे हमारा शिक्षा, याद रखेगा। तीसरा क्या बताया था दोस्तों, तो तीसरा हमारा संसाधन, संसाधन तक पहुंच। क्या बोलेंगे सर, संसाधन तक पहुंच। ये 3 चीज याद रखेगा भाई। समझ गए आप। देखिए दोस्तों 3 चीज था आपका, क्या बताया भाई, स्वास्थ्य, ज्ञान का मतलब शिक्षा, ज्ञान का मतलब शिक्षा, और जीवन स्तर का मतलब होता है संसाधनों तक पहुंच। याद रखिएगा, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच, इसी को बोलते हैं मानव विकास की 3 मूलभूत आयाम। जलवासी पशुचरण से आप क्या समझते हैं। ए भाई
चलवासी पशुचारण बता बता के मैं खुद चलवासी बन चुका हूं। चलवासी पशुचारण का मतलब होता है जब कोई किसान अपने पशुओं का भरण पोषण करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब घूम घूम करके जानवरों का भरण पोषण करते हैं, इसे हम लोग चलवासी पशुचारण कहते हैं। सीधा सीधा याद रखिएगा। एक कृषि पद्धति, एक हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम जिसमें पशु चरक अपने पशुओं के साथ साथ चढ़े और पानी चारे, गलत लिखा भाई चारा, चारा होगा यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखेंगे चारा, ठीक है। तो मेरे भाई क्या कहा गया कि जिसमें पशु चारक अपने पशुओं के साथ साथ चारे और पानी के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, हम लोग चलवासी पशुचारण बोलते भाई। चलिए दादा अगला क्वेश्चन, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए भाई। तो वर्गीकरण हमारा सार्वजनिक उद्योग होता है, एक निजी उद्योग होता है। अरे सार्वजनिक उद्योग जो सबके लिए हो, जैसे सड़क, अस्पताल, स्कूल सब के लिए हो। निजी उद्योग जो सिर्फ मेरा हो। संयुक्त क्षेत्र का मतलब सबका कॉम्बिनेशन हो। और सहकारी क्षेत्र चार होती है दोस्तों। हमारा स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का चार भाग होते हैं भाई, ठीक है। चलिए अगला, तृतीय क्रियाकलाप से आप क्या समझते भाई? तो यह अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र को सेवाएं प्रदान करता है, जैसे बैंकिंग, परिवहन, संचार, अन्य जीवन सेवा आदि शामिल होती है। सवेज नार की किन दो सागरों को जोड़ते हैं? सवेज नार किन दो सागरों को जोड़ती है? तो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है भाई। क्या मेरे भाई? लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। अगला भी क्वेश्चन है दोस्तों, तो मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा, आप लोग देख लेंगे भाई, ठीक है। तो आज की क्लास में दोस्तों मैं आज इतना ही डिस्कस कर रहा हूं। शुरू से लेकर अंत तक देखने के बाद क्या फील हुआ है कमेंट में जरूर बताएं। आप सभी स्टूडेंट्स अपना अपना लाइक